जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों मैराथन क्लास में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का मैराथन पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 को कर चुके हैं और पूरा हिस्ट्री का मैराथन भी हम लोग कर चुके हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री और भारत का हिस्ट्री भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों? इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 में। आइए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? क्या चीज़ बोल रहा है दोस्तों कि किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है दोस्तों वो किसके पास होता है? तो उसके किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है अंतिम? तो याद रखिएगा कहाँ? तो संसद के पास होता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ना ही निर्वाचन आयोग और ना ही राष्ट्रपति के पास होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 70। संसद का अंग पूछे तो कितना? अंग पूछे तो 3। संसद का सदन पूछे तो 2 सदन। सदन पूछे तो कितना सदन? 2 सदन। अंग में कौन ऐड कर लीजिएगा? पहले याद रखिएगा सदन को दोस्तों लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। और याद रखिएगा अंग में एक और कौन बढ़ जाएंगे? पहला याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा, और याद रखिएगा प्लस इसमें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी क्या चीज? संसद का ही भाग है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग समझते हैं दोस्तों कि संसद के बारे में तो हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है अधिकतम, और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में 550 कुल और राज्यसभा में कितना? 250 कुल में। लेकिन 200 वर्तमान में अगर राज्यसभा में पूछे तो 245 सीट, और लोकसभा में अगर पूछे वर्तमान में तो 543 सीट है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना? 25 वर्ष उम्र चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना? 30 वर्ष। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कल ही का वीडियो में, पार्ट 1 में ही। और हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे? लोकसभा को हम लोग कैसा सदन बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑप्शन 2 में क्या चीज़ है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन 2 में क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? सर्वोच्च। इसका सही आंसर तो संसद है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का गठन का विचार किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का गठन? आर्टिकल नंबर कितना? 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बात की गई है। और हम लोग समझिएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का बात आया तो आर्टिकल नंबर 124 याद रखिएगा, फिर 127 याद रखिएगा, आर्टिकल 127 याद रखिएगा, आर्टिकल 127 के बाद 129 याद रखिएगा, फिर आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, फिर आर्टिकल कितना याद रखना है? कम से कम 137, और आर्टिकल 143, 139 भी याद कर लीजिएगा, 139 भी। आइए हम लोग चलते हैं, क्या चीज़ बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल नंबर 127 में क्या चीज़? तथार्थ न्यायालय, यानी एडहॉक जिसको बोलते हैं, एडहॉक न्यायालय, यानी तथार्थ न्यायालय इसको भी बोलते हैं दोस्तों। इसकी चर्चा की गई है। क्या चीज? तथार्थ न्यायालय की चर्चा किसमें की गई है? तो आर्टिकल 127 में। 129 में क्या चीज किया गया दोस्तों? न्यायिक। ये क्या चीज है? 129 में कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या चीज? अभिलेख न्यायालय है, याद रखिएगा। क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है दोस्तों। कैसा? एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 131 में याद रखिए दोस्तों मौलिक आरंभिक क्षेत्राधिकार।
क्षेत्राधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 131 में दोस्तों। इसमें जैसे में राज विवाद हो जाए तो इसका सुलझाव कौन करेगा? तो क्या कौन? 131 के तहत ही करेगा, याद रखिएगा। नदी जल विवाद हो गया, इसका भी जो समझौता होगा दोस्तों, जिसका इसका भी कानून कहाँ चलेगा? तो कहाँ समझौता होगा? तो आर्टिकल 131 के तहत ही होगा। और इसमें 132 आर्टिकल में क्या चीज बोलता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, याद रखिएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इतना पॉइंट कम से कम हाई कोर्ट के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। 124 आर्टिकल, 127, 129 और आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132। और हम लोग क्या चीज़ देखने के लिए बोले कि आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में क्या चाहिए? न्यायिक पुनर्विलोकन। बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि न्यायिक पुनर्विलोकन किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 137 में। न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 143 में हम लोग कल भी पढ़े हैं, जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो सलाह देता है। किसको? राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है दोस्तों। किसको? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश से सलाह लेने का अधिकार कितना? आर्टिकल नंबर 143 में। आर्टिकल नंबर 139 याद रखिएगा। जैसे में सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, एक आर्टिकल कल भी पढ़े थे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या चीज है कि सुप्रीम कोर्ट है जो क्या चीज मौलिक अधिकार के खिलाफ जो मतलब जो हनन करता दोस्तों, उसमें क्या चीज आर्टिकल 32 के तहत क्या चीज करता है दोस्तों? रीट जारी करता है। क्या चीज करता है? रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितना अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। उसी प्रकार आर्टिकल 226 पढ़े थे कि अगर हाई कोर्ट रीट जारी करता दोस्तों, हाई कोर्ट रीट जारी करता है, हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 के तहत और केवल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार याद रखिएगा कि 139 में क्या बोलता है? अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर रीट जारी करना है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 36, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो 226 छोड़िए, केवल याद रखिए आर्टिकल 32 का उपयोग नहीं कर करके वो आर्टिकल किसके खिलाफ, किस चीज का उपयोग करेगा? तो आर्टिकल 39 को मौलिक अधिकार के खिलाफ छोड़ करके दोस्तों रीट जारी करता है। लिख लीजिएगा, रीट जारी करता है मौलिक अधिकार को छोड़कर, क्योंकि मौलिक अधिकार हम लोग पढ़े दोस्तों कि मौलिक अधिकार के खिलाफ कितना आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 143 याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मशवरा ले सकता, कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट से जितना भी रिलेटेड जो है दोस्तों अनुच्छेद, इतना कम से कम अनुच्छेद याद रखिएगा। और इसमें क्या चाहिए? एक पॉइंट था दोस्तों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए दोस्तों। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी क्या चाहिए? उपराष्ट्रपति। आइए उपराष्ट्रपति के बारे में भी देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 63 याद रखिएगा। क्या चीज याद रखना है? अनुच्छेद 63। आर्टिकल 64 याद रखना है। आर्टिकल 66 याद रखना है दोस्तों। आर्टिकल, फिर उसके बाद आर्टिकल 66 के बाद आर्टिकल 69 याद रखना है। एकदम कम से कम इतना तो याद रखना है दोस्तों। और कम से कम एक और याद रखिएगा 71, ये इंपॉर्टेंट है कम से कम उपराष्ट्रपति के बारे में। ये पद की चर्चा की करती है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो पद का चर्चा है वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 63 में। उसके बाद आर्टिकल 64 में जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति क्या चीज होगा दोस्तों? जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या चीज? राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति।
राज्यसभा का सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में कह रहा है? तो आर्टिकल 64 में। इसमें दोस्तों निर्वाचन की बात की गई है। 66 में क्या चीज? निर्वाचन में। इसमें निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। जैसे में राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है दोस्तों, उसमें क्या चाहिए? निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते थे। लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, कुल सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और याद रखिएगा, शपथ की चर्चा कितना में दोस्तों? शपथ की चर्चा कितना में? आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 71 में क्या चाहिए? तो अगर आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन में कुछ विवाद होता है दोस्तों, निर्वाचन संबंधी विवाद है, जो कहाँ जाएगा? कौन सुलझाएगा? तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा दोस्तों। निर्वाचन संबंधी विवाद है वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। यह आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। कम से कम उपराष्ट्रपति के बारे में इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। बाकी याद रख सकते हैं अभी वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है दोस्तों। और याद रख सकते हैं कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? सॉरी, इसका निर्वाचन तो होता है दोस्तों, लेकिन इसके शपथ है दोस्तों, शपथ कौन दिलवाता है? इनका जो उपराष्ट्रपति का, तो कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं। क्या बोल रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता? क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? जो वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट है, ये किस आर्टिकल में चर्चा की गई है वार्षिक वित्तीय विवरण का? तो याद रखिएगा कितना? आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 याद रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। ये संसद के सदन में कौन पेश करता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन पढ़िए। प्रधानमंत्री करता है, या वित्त मंत्री करता है, या कौन? स्पीकर। जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है दोस्तों, उसे स्पीकर बोलते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को स्पीकर बोला जाता है, या राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति ना कर करके कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री ही जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश करते हैं। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। अगर पूछे राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या चीज बोल रहा है? राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 102 याद रखिएगा। 202, सॉरी 102 नहीं, 202 में क्या चाहिए? राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी राज्य का बजट के बारे में पूछे तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 202 में। और केवल अगर पूछे वार्षिक वित्तीय विवरण संघ के मामला में तो कितना? 112 द्वारा पेश किए, आर्टिकल नंबर 112 द्वारा पेश किया जाता है दोस्तों। कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार। अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है, जो मौलिक आरंभिक जो अधिकार है दोस्तों, ये किस आर्टिकल में पढ़े हम लोग? आर्टिकल नंबर 131। अभी आर्टिकल नंबर 131 में ही ना पढ़े मौलिक आरंभिक क्षेत्राधिकार। यहाँ क्या चीज लिखा हुआ है? मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो ऑप्शन को पढ़िए। क्या चीज बोल रहा है? आपराधिक मामला। हम लोग आपराधिक मामला पढ़े उसी टाइम जब आर्टिकल नंबर 131 बता रहे थे, उसी टाइम हम बता रहे थे कि जो मौलिक आरंभिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक क्षेत्राधिकार है, इसके अंदर क्या चीज? जब राज्य में विवाद हो जाए, चाहे नदी जल विवाद हो जाए किसी राज्य के बीच में, तो इसका सुलझाव कौन करता है? आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। उसी तरह से याद रखिएगा, आपराधिक मामला ये तो गलत हो जाएगा, दीवानी मामला ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है? संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। हम वही बताए थे दोस्तों, क्या चीज? कि राज्य और राज्यों के बीच जो अगर मतभेद हो जाए, चाहे विवाद हो जाए किसी तरीका से, तो उसका निपटारा कौन करता है? तो कौन? मौलिक क्षेत्राधिकार द्वारा ही किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल नंबर 131 द्वारा। जनहित या मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 131 हम लोग पढ़े हैं, मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या पढ़े हैं, जो इसका सही आंसर क्या चाहिए हो जाएगा 3 वाला। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्या चाहिए है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। जो संविधान सभा है दोस्तों, ये इसका गठन कब हुआ था, तो 1946 में, याद रखिएगा 1946 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। तो इसमें जो चुनाव का डेट पूछ रहा है, ना कि पहला बैठक ये सब के बारे में पूछ रहा है, क्या चीज, तो दिसंबर तो ऐसे ही कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि चुनाव याद होगा कि जुलाई 1946 में क्या हुआ दोस्तों, जुलाई 1946 में ही संविधान सभा का चुनाव हुआ था। आइए हम लोग संविधान सभा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्या चीज, संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका स्थापना कब हुआ था, तो कब, 1946 में, याद रखिएगा। जो संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों, ये क्या चीज़ के तहत हुआ है, तो क्या चीज, कैबिनेट मिशन के तहत। क्या चीज़ के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ दोस्तों। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, तो मार्च, याद रखिएगा, मार्च 1946 में दोस्तों, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, ये याद रखिएगा, कितने सदस्य थे दोस्तों, तो याद रखिएगा काल मतलब बोलने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों, क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्या चाहिए, स्टेफर्ड क्रिप्स। ए से अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, क्या चाहिए, ए बी अलेक्जेंडर। कौन दोस्तों, ए बी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। और एक तीसरा याद रखिएगा, लॉरेंस, यानी पैथिक लॉरेंस। पूरा नाम क्या चाहिए था, पैथिक लॉरेंस दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे, ये तीनों याद रख सकते हैं दोस्तों, काल याद करना जरूरी नहीं है, तीनों नाम याद रखिएगा। ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस ये क्या चीज थे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। अब याद जानते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के जो चुनाव हुआ था कब, जुलाई 1946 में। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे, ये देखते हैं। इसमें जो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो कितने, 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में से जो ब्रिटिश प्रांत से थे वो कितने सदस्य थे दोस्तों, तो कितना, 292 थे, जो कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे दोस्तों। 292 थे जो क्या चीज से, ब्रिटिश प्रांत से। 4 थे जो कहाँ से दोस्तों, चीफ कमिश्नरी से, 4 थे जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और याद रखिएगा बाकी कितना बचा दोस्तों, 93 सदस्य थे जो थे वो कहाँ से थे, तो याद रखिएगा देसी रियासत से। कहाँ से, तो देसी रियासत से थे। और याद रखिएगा दोस्तों इनका जो चुनाव हुआ था ये 10 लाख जनता पर, याद रखिएगा कैसे दोस्तों, 10 लाख जनता पर एक सदस्यों का चुनाव किया जाता था। और इनका जो चुनाव प्रणाली था वो कैसा था, तो कैसा, अप्रत्यक्ष रूप से। याद रखिएगा कि यह चुनाव प्रणाली कैसा था, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ था। अगला चलते हैं दोस्तों, इसमें इतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं अगर याद करना है तो, क्या चीज, जो हम लोग कल भी पढ़े थे, जो संविधान सभा का पहली बैठक दोस्तों, पहली बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, किनको, सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा की पहली बैठक में। दूसरी बैठक याद रखिएगा, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, किन्हें, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और याद रख सकते हैं तीसरा बैठक 13 दिसंबर
1946 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या चीज का रूप लिया था दोस्तों? तो प्रस्तावना का। प्रस्तावना यही आगे चल के उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के भारतीय संविधान का जो पहला पृष्ठ में है दोस्तों, क्या चीज? प्रस्तावना। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लिया गया था। इसमें और बहुत चीज पढ़ना है दोस्तों संविधान सभा में। क्या चीज? हम लोग जो पढ़े भी है, क्या चीज कि जैसे में हम लोग पढ़े, क्या चीज इसमें बहुत सारे समितियां बनाई गई थी। जैसे झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन? राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार प्रारूप समिति भी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, उसमें कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। उसी प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों, झंडा समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, मौलिक अधिकार समिति हो गया दोस्तों JB कृपलानी द्वारा। ये सब याद रख सकते हैं। बाकी आओ अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता? क्या चीज बोल रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को पद से हटाने की चर्चा हम लोग कल भी पढ़ रहे थे दोस्तों। कहाँ से ली गई है? तो कहाँ? USA के संविधान से ली गई है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको हटाने की चर्चा कहाँ से? USA के संविधान से। और इसमें क्या चीज पूछ रहा है? जो न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? पहला ऑप्शन पढ़िए। क्या चीज बोल रहा है? संसद हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, प्रधानमंत्री हटा सकता है, राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाए। तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों में अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए, क्या कौन सा प्रस्ताव? ये उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ जो विधेयक लाया गया वो संसद के दोनों सदनों में अगर पास हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटा दिया जाएगा। किनको? तो न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। और कौन सा संविधान, कहाँ के संविधान से ये जो प्रस्ताव लिया गया दोस्तों? तो USA के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या चाहिए? भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक कौन थे? क्या चीज बोल रहा है? जनहित याचिका दोस्तों। जनहित याचिका के प्रवर्तक याद रखिएगा कौन थे? तो PN भागवती को बनाया गया था। PN भागवती द्वारा ही भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। ये सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आता है दोस्तों, न्यायालय से संबंधित है। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? हम लोग कल भी पढ़े थे दोस्तों आर्टिकल नंबर 359। आर्टिकल नंबर 359 में क्या पढ़े थे कि जब भी आपातकाल लागू होता है उस समय जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 है जो कभी भी भंग नहीं होता, मतलब कभी भी स्थगित नहीं होता, याद रखिएगा। और कितना आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 359 के तहत। आर्टिकल नंबर 360 में क्या चाहिए? तो वित्तीय आपात है दोस्तों। क्या चीज? वित्तीय आपात की चर्चा। और 359 में क्या चाहिए कि अनुच्छेद 20 और 21 आपात के काल के दौरान कभी भंग नहीं होगा दोस्तों, ये हमेशा लागू रहता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 19 दोस्तों, आर्टिकल 19 से संबंधित समझिएगा। जैसे में ये तो है, तो क्या चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का अर्थ क्या चाहिए? भाषण की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, हम लोग को घूमने की आज़ादी है दोस्तों, कहीं भी देश में अपना निवास करने की आज़ादी है। ये सब किसके अंतर्गत आता? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 ये जो आपातकाल के दौरान दोस्तों, आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है दोस्तों। ये आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो
तो आर्टिकल नंबर 358 याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 358 बोलता है जो क्या चीज कि अनुच्छेद 19 है, मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद 19 जो क्या चीज आपातकाल के दौरान वह स्वतः निलंबित हो जाता है। ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल नंबर 358 के तहत। बाकी अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष संरक्षण। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत रिपीटेड होता है। अगला चलते हैं। बाकी हम लोग आपातकाल दोस्तों, आपातकाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने तरीका के आपातकाल लगते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तीनों का हम लोग अनुच्छेद भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। ये सब कैसे कैसे बढ़ता है जो भी हम लोग पढ़े थे दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे बढ़ता है? ये 6 माह करके अनंत तक बढ़ा जा सकता है, लगा मतलब बढ़ते जा सकता है। और राजकीय आपातकाल ये 6 माह करके 3 साल तक लगा रह सकता है। और जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, इसे संसद अगर इसे संसद द्वारा पास करवा करके लगता है, वो भी संसद, जैसे में जो राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल है वो भी है जो संसद द्वारा पास किया जाता, लेकिन 30 दिन के भीतर पास किया जाता है दोस्तों। और ये जो राजकीय आपातकाल है उसे 60 दिन के भीतर पास किया जाता है और वित्तीय आपातकाल को भी 60 दिन के भीतर पास किया जाता है। अगला क्या चाहिए? छठी अनुसूची में किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों? जब हम लोग कल अनुसूची भी पढ़ रहे थे उसी समय बोल रहे थे दोस्तों कि ये 4 राज्य याद रखिएगा दोस्तों। छठी अनुसूची में 4 राज्य बताए थे हम लोग। क्या चीज? जब अनुसूची पढ़ रहे थे उसमें क्या चीज? अनुसूची 1 में सबको जानता है दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची 2 में क्या चाहिए? वेतन, जो बड़े बड़े अधिकारी है उनके वेतन के बारे में। और 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा का सीटों का आवंटन दोस्तों। और 5 में क्या चीज पढ़े थे? जो अनुसूचित जाति और जनजाति है दोस्तों उनके बारे में 5 में पढ़े थे। और लेकिन छठी अनुसूची में क्या पढ़े थे? केवल एसटी यानी केवल शेड्यूल ट्राइब के छूट है तो दोस्तों। क्या चीज का? केवल शेड्यूल ट्राइब को। और शेड्यूल ट्राइब में भी कौन कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा, आप बताए थे एक ट्रिक भी, क्या चीज? ATM के स्क्वायर, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ATM के स्क्वायर दोस्तों डबल M आएगा तो क्या चीज? मेघालय और मिजोरम। असम हो गया दोस्तों, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले वाला ही दोस्तों, ना कि बिहार। बिहार तो ऐसे ही कट जाएगा, ये सब तो था ही नहीं दोस्तों। हम लोग सीधा 4 राज्य जानते हैं, क्या चीज? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में छठी अनुसूची द्वारा इसे क्या चीज? विशेष आरक्षण दिया गया। किसको? शेड्यूल ट्राइब वालों को दोस्तों। बाकी 7वीं में हम लोग क्या चीज पढ़े थे? शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में क्या पढ़े हैं? शक्तियों का विभाजन, जिसमें क्या चीज? संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची पढ़े थे। संघ सूची में कल कितने विषय बताए थे? 100। संवर्ती में राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती में 52 विषय बताए। उसी प्रकार जो 7 सूची हो गए दोस्तों। 8वां में क्या चीज पढ़े थे? भाषा। भाषा में हम लोग क्या चीज? राजकीय भाषा पढ़े थे दोस्तों। भाषा, मूल संविधान में भाषा कितना बताए थे? 14 भाषाएं थी, फिर वो बढ़ करके कितना हो गई? 22 भाषा। 15वां भाषा कौन बढ़ा था? तो सिंधी। याद रखिएगा कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ा था। लेकिन 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा बढ़ा था दोस्तों? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी बढ़ा था। उसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा बढ़ा था? तो कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन के तहत ये बढ़ा। उसी प्रकार जो 14 भाषाएं से होकर के कितना भाषा हो गई थी दोस्तों? तो 22 भाषाएं। और फिर 4 जो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। तो वही 8 अनुसूची फिर बाद में संशोधन करके बना दोस्तों 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल। जो 9वां जुटा है वो कौन सा? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। और दूसरा जो दल बदल है वो 92वां संविधान संशोधन कब? 1985 के तहत। और फिर याद रखिएगा ग्राम पंचायत और नगर पालिका 11-12 याद रखिएगा। ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जो ग्राम पंचायत है वो 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका है वो 74वां संविधान संशोधन। नगर पालिका में कितना क्षेत्र दोस्तों? कार्य क्षेत्र दिया गया। तो नगर में कितना? 18 और
ग्राम में 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। ये कार्य क्षेत्र भी याद रखिएगा कि कितने कार्य क्षेत्र किसके अंडर दिया गया, ये कल हम लोग लिखाए थे, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, कैसी है, अंतर्राज्यीय परिषद की किस अनुच्छेद में है। हम लोग कल भी पढ़े हैं दोस्तों कि संचित निधि और आकस्मिक निधि के, जब हम लोग बता रहे थे कि संचित निधि का कितना में था 266 में और 267 में आकस्मिक निधि बताए थे, उसी टाइम बताए थे क्या चीज कि आर्टिकल नंबर 263 याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 263 में क्या चीज था दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में चर्चा की गई है, याद रखिएगा। बाकी याद रखना है दोस्तों, वित्त आयोग कितना में है, तो वित्त आयोग की चर्चा कितना में है, तो कितना में, आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग, आर्टिकल नंबर 280। 270 में दोस्तों क्या चाहिए, संघ और राज्य पर दोस्तों जितना जो कर यानी टैक्स से संबंधित मामला दोस्तों, कर से संबंधित मामला, संघ और राज्य से संबंधित जो टैक्स वाला मामला है दोस्तों, वो आर्टिकल नंबर 270 में है। बाकी अगला चलता है दोस्तों, बाकी 300 के का में क्या बताए थे कि 300 था ऑप्शन में दोस्तों, तो अब हम लोग 300 के का में क्या चीज पढ़े थे, जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, उसे हटा करके अभी क्या चीज कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे किस आर्टिकल में जोड़ा गया, तो आर्टिकल नंबर 300 के का में जोड़ा गया। उसी प्रकार याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 343 पूछ रहा। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, संघ राज्य और संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का, नहीं दोस्तों ये तो नहीं है। मूल अधिकार 12 से 35 में है दोस्तों। संघ की राजभाषा, यहाँ भाषा कर लीजिएगा क्या चीज, संघ की राजभाषा या वित्तीय आपात तो हम लोग कितना पढ़े हैं क्या चीज 360 में, लेकिन क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, संघ की राजभाषा की चर्चा कितना में है, आर्टिकल नंबर 343 में। संघ की राजभाषा कितना में है, तो आर्टिकल नंबर 343 में। अगर पूछ दे यहाँ संघ की राजभाषा, पूछ दे राज्य की राजभाषा, जैसे में बिहार का राजभाषा क्या चाहिए, हिंदी और उर्दू। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों, राज्य की राजभाषा का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 345 में। 2 आर्टिकल बढ़ जाइएगा दोस्तों, और क्या चीज कितना 343 से 345 में क्या चाहिए, 343 में संघ की राजभाषा और राज्य की राजभाषा 345 में। और याद रख सकते हैं दोस्तों, भाषा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, भाषा आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में, 344 में। हाँ, और मातृभाषा हम लोग पढ़े थे दोस्तों, कल ही का क्वेश्चन में था पार्ट 1 में क्या चीज, मातृभाषा जो हम लोग का जो मातृभाषा का शिक्षा जो लेने का अधिकार है दोस्तों, वो किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल नंबर 350 का में। कितना, आर्टिकल नंबर 350 के का में। आर्टिकल नंबर 348 याद रखिएगा, उसमें क्या बताया गया कि अगर जो संसद में जो कार्य चलता है दोस्तों, उसमें संसद में जो कार्य चलता है उसमें अंग्रेजी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो कि अंग्रेजी शब्द है जो दोस्तों, अंग्रेजी शब्द नहीं, अंग्रेजी लैंग्वेज है जो दोस्तों भाषा, वो हमारे संविधान में 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्या चाहिए, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अभी हम लोग कितना बार पढ़े दोस्तों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। बजट का संबंध किस अनुच्छेद से है, उल्लेख है तो कितना 112, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं कर करके क्या चीज किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। कितना में, आर्टिकल नंबर 112 में। बाकी आर्टिकल नंबर 110 हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े, धन विधेयक। 110 में क्या चीज, धन विधेयक के बारे में पढ़े दोस्तों, क्या चीज, धन विधेयक के बारे में पढ़े हैं। 114 में विनियोग विधेयक याद रखिएगा, क्या चीज, विनियोग विधेयक के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, किस आर्टिकल में, तो किस आर्टिकल में है विनियोग विधेयक, आर्टिकल नंबर 114। लेखा अनुदान पूछे, लेखा अनुदान की चर्चा किस आर्टिकल में है,
लेखा अनुदान की चर्चा आर्टिकल नंबर 116, आर्टिकल नंबर 114 विनियोग विधेयक, 112 बजट, 117 हम लोग क्या चीज पढ़े थे दोस्तों, याद रखिएगा 117 हम लोग क्या चीज पढ़े थे, वित्त विधेयक, क्या चीज, वित्त विधेयक के बारे में पढ़े थे। 117 में क्या चीज पढ़े थे, वित्त विधेयक। 108 में क्या चीज पढ़े थे, याद रखिएगा 108 में यहाँ पर के जितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा क्या चीज, संयुक्त बैठक, क्या चीज, संयुक्त बैठक। 111 में याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 111 याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 111 में क्या चीज पढ़े थे, वीटो पावर, क्या चीज, वीटो पावर जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो भी बोलते हैं दोस्तों, ये किसके पास होता है, वीटो पावर राष्ट्रपति के हाथ में होता है, याद रखिएगा। 110 में धन विधेयक की चर्चा, ये कम से कम जितना आर्टिकल है दोस्तों पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे इसी तरीका से। अब आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन चलता है, क्या चीज बोल रहा है, भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या दोस्तों, भारत में हाई कोर्ट की संख्या हम लोग कल भी पढ़ रहे थे कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 20 है, 22 है या 25 है या 24 है दोस्तों, 24 है या 25 है। तो भारत में जो हाई कोर्टों की संख्या दोस्तों कितनी है, 25 है, याद रखिएगा। और हाई कोर्ट का गठन का विचार किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में, हर राज्य के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 214 में। गठन का प्रावधान किस में है, तो 216 में, ये याद रखिएगा, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और एक जो हम लोग पढ़े 215 याद रखिएगा कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, हम लोग कल भी पढ़े थे, अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट है क्या चीज, एक अभिलेख न्यायालय है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 215 में, 216 याद रखेगा, 216 में इसका गठन का विचार है। इसमें कुल कितने हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्टों की संख्या कितनी है दोस्तों, कितना पूरा भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, तो 25। और 231 में क्या बोले थे दोस्तों कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट का नेतृत्व कर सकती है, याद रखिएगा। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, तो आर्टिकल नंबर 231 में लिखा गया, इसलिए ये याद रखेगा। इससे क्वेश्चन बना भी है, शायद मध्य निषेध का कोई एग्जाम हो रहा था दोस्तों, उसमें पूछा भी है, आर्टिकल नंबर 231। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य है, ये मूल संविधान में नहीं था, ये कब जुटा है, तो याद रखिएगा ये मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य है जो वो कब जुटा है, तो कब जुटा है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, कब, 1976 में, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जुटा है। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुटा है। ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से। कहाँ के, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। और याद रख सकते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में जिस समय बना था, मूल संविधान में, एक तरीका से मूल संविधान नहीं बोल सकते हैं, जब स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हो रहा था, संविधान लागू नहीं सॉरी, जब मूल कर्तव्य जुट रहा था उस समय जो कितना था दोस्तों, उस समय मौलिक कर्तव्य कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, तो कितना 10 थे, कितना 10 थे। लेकिन एक मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुटा, कब, 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या चाहिए, शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से 14 वर्षों की शिक्षा का अधिकार दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। कब जुटा है, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा, कब, 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जुटा। कब जुटा है, तो 2003 में, याद रखिएगा 2002 या 3 में, ऐसा ही लिखता है दोस्तों, कभी 2002 में विधेयक आया था, 2003 में पास किया गया था, इसीलिए कहीं कहीं 2002 कहीं कहीं 2003 भी लिखता है, याद रखिएगा। उसी तरीका से 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा।
बाकी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवादी, अखंडता और क्या चीज, धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों, क्या चीज, पंथ निरपेक्ष जिसको बोलते हैं, समाजवादी शब्द, अखंडता शब्द, अखंडता और क्या चीज, धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष, इसी को क्या चीज बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष। ये दोस्तों ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही क्या चीज में तो मूल संविधान में प्रस्तावना में जुटा। और 42वां संविधान संशोधन को क्या चीज बोला जाता, मिनी संविधान, याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है कौन, 42वां संविधान संशोधन। इतना पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगला चलते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा। राष्ट्रपति जब त्याग देना चाहता है दोस्तों वो किसे देगा, ऑप्शन को पढ़िए, प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जब भी अपना त्याग पत्र देते हैं खुद से तो किन्हें देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। किनको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है दोस्तों, महाभियोग द्वारा हटता, तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग लगता है। ऐसे अगर अपना त्याग पत्र दे राष्ट्रपति तो किन्हें देते हैं, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो किनको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे का याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरीका से बाकी उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़े, पद की चर्चा 63 में, 64 में क्या चीज पढ़े दोस्तों, उपराष्ट्रपति क्या चीज करेगा, तो राज्यसभा का सभापति होगा, याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, याद रखिएगा। बाकी प्रधानमंत्री के बारे में तो देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री की चर्चा कितना में है, 75 में। कितना में, 75 में। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री की क्या चीज होती है, नियुक्ति होता है, ना कि निर्वाचन होता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री है जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कुछ दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। बाकी अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। हम लोग कल भी पढ़े थे मौलिक अधिकार के टाइम ही दोस्तों। मौलिक अधिकार पूरा पढ़ के जाइएगा। मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, पंचायत से संबंधित ये सब क्वेश्चन बनेगा। जीवन का अधिकार है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 19 से, या अनुच्छेद 21 से, या अनुच्छेद 32 से। तो याद रखिएगा जो जीवन का अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद से है, तो 21 से। 21 को ही क्या चीज, जीवन का अधिकार या निजता का अधिकार बोलते हैं दोस्तों, या प्राण या दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा किस आर्टिकल को, तो आर्टिकल 21 को ही निजता का अधिकार। किस आर्टिकल को, तो आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 32 दोस्तों फिर बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 19 तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो बताया दोस्तों, और 14 कानून के समझ संरक्षण और कानून के समझ समानता, आर्टिकल 14 में। कितना याद रखिएगा। और बाकी ये सब क्या चीज के अंडर आते हैं, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक। और याद रख सकते हैं 12 से लेकर 35 तक। और इसमें याद रख सकते हैं किस भाग में है, तो भाग 3 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव
केवल लोकसभा में, ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, लोकसभा में या राज्यसभा में या सुप्रीम कोर्ट में या संसद के संयुक्त सत्र में। क्या बोल रहा है कि जब लोकसभा को अगर हम लोग को हटाना होगा दोस्तों, तो लोकसभा को हटाने के लिए कहाँ पेश किया जाएगा दोस्तों, सॉरी उपराष्ट्रपति को जब हटाना है तो उसको कहाँ पेश किया जाएगा, केवल लोकसभा में या राज्यसभा में या सुप्रीम कोर्ट में या संसद के संयुक्त सत्र में। तो याद रखिएगा, जो लोग अगर उपराष्ट्रपति को हम लोग को हटाना है तो कहाँ पेश करेंगे, केवल राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा के ही क्या चीज होते हैं, सभापति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति क्या चीज होता है, राज्यसभा का सभापति होते हैं। और राज्यसभा का सभापति का चर्चा किस आर्टिकल में है, 89 में। लेकिन 64 भी बोलता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति क्या चीज होगा, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 89 में किया गया। याद रखिएगा, लोकसभा का चर्चा किस आर्टिकल में है दोस्तों, राज्यसभा का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 80 में। और राज्यसभा का चर्चा किस आर्टिकल, लोकसभा का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में लोकसभा का चर्चा, तो याद रखिएगा 81 में दोस्तों, 81 में। एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्या बोल रहे थे कि चलिए, लोकसभा में क्या चीज दोस्तों, 81 में चर्चा की गई है। राज्यसभा में 80 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 के तहत दोस्तों इसका गठन किया जाता है। संसद के संयुक्त सत्र दोस्तों, जो संयुक्त बैठक है, बैठक कब बुलाया जाता है, तो संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख होता है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123, सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 123 नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 123 में है, या 243 के का में, या 356 के का में। तो हम लोग 123 में क्या पढ़े हैं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है दोस्तों, अध्यादेश दोस्तों, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अगर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, तो इतना हो गया दोस्तों, कितना, आर्टिकल नंबर 123। और 213 याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 213 के तहत, 243 के का के तहत ही क्या चीज दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया। याद रखिए किसके तहत, राज्य चुनाव आयोग का, तो 243 के का के तहत ही दोस्तों, याद रखिएगा। 256 में, 356 में क्या पढ़े हैं, तो क्या चीज, राजकीय आपात। इसी को राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है दोस्तों। 370 जम्मू कश्मीर, इसे अब 31 अक्टूबर को खत्म कर दिया गया दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को इसे खत्म कर दिया गया। क्या चीज़ को, धारा 370 को, आर्टिकल 370 में जो था जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का प्रावधान मिला गया था दोस्तों, विशेष प्रावधान मिला था, उसको खत्म करके 31 अक्टूबर 2019 को इसे खत्म कर दिया गया। अगला चलते हैं, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, पहला चुनाव आयुक्त, हम लोग कल भी पढ़े हैं दोस्तों, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो कौन, शिवकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों, शिवकुमार सेन थे। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। कार्यकाल दोस्तों, कार्यकाल याद रखिए, कार्यकाल याद रखिएगा कि चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है चुनाव आयोग का कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, याद रखिएगा। और पहले चुनाव आयोग कौन थे, शिवकुमार सेन थे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद किस में चर्चा है, तो 324 में
चुनाव आयुक्त की चर्चा की गई है। निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है दोस्तों 324 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 114 में क्या चाहिए दोस्तों? सॉरी, केवल 14 में क्या चाहिए? केवल 14 में क्या चाहिए दोस्तों? विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या चाहिए? निजता का अधिकार या जीवन का अधिकार जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 44 में विधि का जी समान सिविल संहिता दोस्तों, समान नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं, यही अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन मिलता है। जब एक 44 याद रख रहे हैं दोस्तों तो याद रखिएगा ये क्या चीज के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत DPSP के तहत आता है। किसके अंतर्गत? DPSP के तहत आता है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक, कितना से कितना तक? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक, जिसमें आर्टिकल 36 याद रखिएगा राज्य की परिभाषा की गई दोस्तों, और 37 में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 याद रखिएगा दोस्तों, 38 में क्या चाहिए? राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा की गई है। क्या चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल याद रखिएगा कितना? 38 में। 38 में क्या चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा की गई है। 39 में एक आर्टिकल ऐसे तो इसका 39 के ABCD तक जाता है दोस्तों इसमें, लेकिन एक याद रखिएगा 39 का D में, 39 के D में क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। उसी प्रकार से 40 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। उसी तरीका से याद रखिएगा दोस्तों कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार लिख लीजिएगा दोस्तों, काम पाने का अधिकार किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 41 में। कार्य न्याय संगत लिख लीजिएगा दोस्तों, कार्य न्याय संगत और मनवोचित दशा में, मनवोचित दशा में काम पाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 42 में। उसी प्रकार याद रखिएगा 43 में दोस्तों कुटीर उद्योग, या निर्वाह मजदूरी जिसको बोलते हैं दोस्तों। क्या चीज? निर्वाह मजदूरी किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 43 में। आर्टिकल नंबर 44 में क्या चाहिए? समान नागरिक संहिता। 45 में दोस्तों 0 से लेकर के 6 वर्षों की बच्चों की शिक्षा किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 45 के तहत। आर्टिकल 46 में दोस्तों किसको प्रावधान दिया गया? आर्टिकल 46 में याद रखिएगा SC और ST को आरक्षण दिया गया दोस्तों शिक्षा हित में। क्या चीज़ में? शिक्षा और हित के लिए। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 46 में। आर्टिकल 47 याद रखिएगा मद्य निषेध, मद्य निषेध दारू प्रतिबंध के लिए जो किया गया दोस्तों कितना? आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के लिए जो किया गया दोस्तों 48 में। 49 दोस्तों याद रखिएगा 49 बहुत पूछता है, 49 याद रखिएगा। 49 में क्या चीज? 49 में क्या चीज याद रखना है कि स्मारक संरक्षण अधिनियम दोस्तों, सॉरी स्मारक जो है दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्मारक है इन लोग को संरक्षण करने का प्रावधान दिया गया है। संरक्षण करने के लिए कहा गया किसने? तो
आर्टिकल नंबर 49 के तहत 50 दोस्तों, आर्टिकल 50 याद रखिएगा, आर्टिकल 50 याद रखिएगा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, क्या चीज, पृथक्करण। 50 हो गया दोस्तों। लास्ट याद रखिएगा 51 में क्या चीज अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है। कल भी हम लोग पढ़े थे। ये पूरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये पूरा का पूरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व से जितना जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों सारा का सारा लिखवा दिए हैं। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आएगा तो। एक बात और याद रखिएगा, देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ गया, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या चीज कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और वो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 अभी दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता। कितना से कितना तक बताएं अभी, 36 से लेकर के 51 तक। तो यही 51 वाला पूछ रहा है, जो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है दोस्तों। वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल नंबर 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से। और कितना से कितना आर्टिकल इसमें याद रखिएगा दोस्तों, कितना, 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक याद रखिएगा। संघ एवं राज्य संबंध याद रख सकते हैं दोस्तों, 1 से लेकर के 4 तक। आपातकालीन उपबंध, आपातकाल वाला याद रखिएगा दोस्तों, कितना, 3 आपातकाल बताएं महत्वपूर्ण, कितना, राष्ट्रीय आपातकाल। ये बार बार आ रहा है दोस्तों, रिपीटेड है, इसीलिए ये बार बार याद कीजिएगा इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 352, 356 और 360। अगला चलते हैं, क्या चीज है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री दोस्तों, देखिए क्वेश्चन सब पूछा गया, जितना क्वेश्चन है सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। याद रखिएगा जो सबसे प्रथम गृह मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे या महात्मा गांधी थे। जवाहरलाल नेहरू क्या चीज थे दोस्तों, प्रधानमंत्री थे प्रथम। बाकी गांधी जी के बारे में तो बताना नहीं है, क्योंकि इनके बारे में हम लोग पूरा एकदम अच्छा से पढ़ चुके हैं गांधी जी के बारे में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ये क्या चीज बने थे, तो पहले गृह मंत्री के रूप में बने थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी लिख लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में चुने गए थे दोस्तों। क्या चीज, शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना आज़ाद ही थे, याद रखिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, उसी टाइम पढ़े थे कि ये सबसे युवा क्या चीज थे, युवा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले में से थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, भारत के किस प्रकार की शासन व्यवस्था है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। ऑप्शन पढ़िए, एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या अध्यक्षात्मक व्यवस्था या अधिनायकवादी व्यवस्था। हम लोग कल भी पढ़ रहे थे दोस्तों, जब कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया था, तो क्या लिया गया था, संघीय व्यवस्था। वही संघीय व्यवस्था भारत में लागू है, याद रखिएगा। और ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ के, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। सीधा जानिएगा दोस्तों, लोकसभा के अगर अध्यक्ष है यानी स्पीकर को कौन हटाएगा। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति हटाएगा, प्रधानमंत्री हटाएगा, लोकसभा सदस्य हटाएगा या राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य का तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, राज्यसभा सदस्य से हटा ही नहीं सकता है। या राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा सदस्य हो गया। तो इसमें जानिएगा दोस्तों कि लोकसभा को अगर विघटन करना रहेगा, अगर पूरा लोकसभा को भंग करना रहेगा तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करेगा। और किस आर्टिकल के तहत विघटन करेगा पूरा लोकसभा को, तो आर्टिकल नंबर 85 के तहत लोकसभा का विघटन करेगा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, लोकसभा का केवल अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा
सदस्य ही इसमें मिलकर ही लोकसभा अध्यक्ष को हटाते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य है जो, और जो अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, वही सदस्य ही लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटा सकते हैं। बाकी याद रखिएगा, जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। महिला में मीरा कुमार, कल भी पढ़े हैं दोस्तों। और अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में कौन है? तो कौन? ओम बिरला। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज? ओम बिरला है दोस्तों। ओम बिरला जो क्या चीज है? तो अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्यरत है। बाकी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 52 में इसका पद का चर्चा। बाकी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पूरा कर चुके हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री के बारे में भी हो चुका है। अगला चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है? भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है जो दोस्तों, हम लोग कितना बार पढ़ा है दोस्तों? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कितना है? तो आर्टिकल नंबर 324। इनके बारे में हम नहीं बता सकते। क्या चीज हम लोग कितना बार पढ़े इनका? क्या चीज? इनका गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं कि अगर इसमें जानना है दोस्तों तो याद रखिएगा, जो राज्य चुनाव, अगर राज्य में अगर चुनाव होता है, राज्य का एक स्टेट में अगर चुनाव हो रहा है, तो उस स्टेट का जो चुनाव आयोग में जो निर्वाचन हो रहा है दोस्तों, उस निर्वाचन आयोग में जो मेन होता है वो कौन कहलाता है? वो डीएम कहलाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप चुनाव वोटिंग कर रहे हैं, आप किस जगह पर, उस स्टेट का मालिक कौन है? निर्वाचन आयोग का मालिक कौन होता है? तो कौन? डीएम कहलाता है। याद रखिए, उस स्टेट का डीएम है। बाकी आर्टिकल नंबर 330 दोस्तों हम लोग पढ़े हैं। आर्टिकल नंबर 330 में क्या है? तो क्या लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में सीटों का आरक्षण, लोकसभा में क्या चीज? सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण किनको दिया गया दोस्तों? आरक्षण तो किसको? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति वालों को, अनुसूचित जाति वालों को लोकसभा में सीटों में आरक्षण दिया गया। 315 दोस्तों, 315 में क्या चीज बोले थे? सीधा याद रखिएगा, यूपीएससी। और याद रखिएगा 315 में यूपीएससी, लोक सेवा आयोग दोस्तों, और अखिल भारतीय सेवा आयोग कितना में? 312 में। अखिल भारतीय कितना में? 312 में। लोक सेवा आयोग केवल पूछे तो कितना में दोस्तों? कितना? तो यूपीएससी जिसको बोलते हैं कितना? 300, आर्टिकल नंबर 315 में। 280 में दोस्तों क्या चीज? वित्त आयोग की चर्चा, क्या चीज? वित्त आयोग की चर्चा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है दोस्तों? अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा कितना में? तो आर्टिकल नंबर 130 और 213 में राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दोस्तों, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश है दोस्तों। वो कितने अनुच्छेद के तहत? तो कितने अनुच्छेद? 213 के तहत। बाकी 356 में हम लोग जान ही रहे हैं, राजकीय आपातकाल। 312 बजट की याद रखिएगा, क्या चीज? बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्या चीज है? क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि अगर किस संविधान के किस संशोधन द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति है जो मंत्रिपरिषद की जो सलाह देता है, जो मंत्रिपरिषद, वो मानने के लिए बाध्य है। ये बाद में संशोधन द्वारा बाध्य किया गया, पहले से ये बाध्य नहीं था। याद रखिएगा, क्या चीज? पहले से ये बाध्य नहीं था दोस्तों कि वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का बात माने ही। याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही दोस्तों ये हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। इसे ही मिनी संविधान बोला जाता है। क्या चीज? मिनी संविधान बोला जाता है। इसी के द्वारा क्या चीज? समाजवादी शब्द, क्या चीज दोस्तों? समाजवादी शब्द, समाजवादी, अखंडता और क्या चीज? समाजवादी और अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, जिसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष,
जो 3 गो है दोस्तों, ये संविधान में 3 बार प्रस्तावना में जुटा है, याद रखेगा। बाकी हम लोग 42वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े, इन्हीं के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा ही क्या चीज पढ़े, 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या चीज पढ़े थे 44वां में, कि जो क्या चीज था दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा करके मूल अधिकार से उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्या चीज है, भारतीय सरकार ने किस संविधान में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई है। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति पूछ रहा दोस्तों, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई, 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग के पहला अध्यक्ष याद रखिएगा दोस्तों कौन थे, फजल अली थे, याद रखिएगा। भाषाई आधार पर जो दोस्तों जो पहला विशेष राज्य का दर्जा किसे मिला था, तो किसे मिला था, आंध्र प्रदेश को दोस्तों, याद रखिएगा। क्या 1953 में ही दोस्तों उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है दोस्तों, तो 61वां कब हुआ, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। बाकी 61वां संविधान संशोधन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि मतदान की आयु 21 वर्ष से कितना 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। कब 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब है, तो 1989 में। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन या 44वां, तो हम अभी ही पढ़े दोस्तों संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा ही हटाया गया। 92वां संविधान संशोधन क्या चीज पढ़े थे, दल बदल कब 1985 में दोस्तों, कब 1985 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा ही संपत्ति को हटा करके कहाँ जोड़ दिया गया, इसमें भी याद रखिएगा दोस्तों। वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया, वो कौन सा अनुच्छेद में जोड़ दिया गया, 300 के क्या में, क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार, याद रखिएगा कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार। अगला पॉइंट चलते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए। हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा का सभापति का कार्य कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा या उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति का कार्य करता है। या राज्यसभा का सभापति का कार्य उपराष्ट्रपति करेगा, ये किस आर्टिकल में है, तो 64 में। और अगर केवल पूछे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा आर्टिकल नंबर कितना, तो 89 में। 89 में क्या चाहिए, तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। कितना में, आर्टिकल नंबर 89 में। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का सभापति और उपसभापति किस आर्टिकल में है दोस्तों, उपसभापति, याद रखिएगा क्या चीज, उपसभापति की चर्चा कितना में, तो 93 में की गई है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की चर्चा कितना में, ये सब तो पता ही है दोस्तों, कितना, लोकसभा का 81 और राज्यसभा का 80। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। अभी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 550 है, तो ये 550 से ये कब तक नहीं बढ़ेगा दोस्तों, जो याद रखेगा ये कब तक सेम रह जाएगा, 250 वाला 550 है जो दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या, ये कब तक रहेगा कुल, तो 550 से कब बढ़ सकता है, तो कब 2026 के बाद, याद रखिएगा। और कौन सा संविधान संशोधन में सीमित कर दिया गया था, तो कौन सा, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे सीमित कर दिया गया, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्या चाहिए, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता, जो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों।
तो कितने प्रकार से, हम लोग कल ही पढ़े थे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो 3 प्रकार से। 3 प्रकार क्या चीज बताए थे, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, या दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, या तीसरा याद रखिएगा विशेष बहुमत प्लस जितने राज्य है दोस्तों उसमें आधे राज्य से एक अधिक, याद रखिएगा राज्यों से अधिक दोस्तों, आधे राज्यों से एक अधिक राज्यों का वोटिंग होना चाहिए। ये 3 तरीका से तब वो विधेयक है जो पारित हो जाएगा, संशोधन जो विधेयक है दोस्तों उसे संशोधन किया जा सकता है। ये 3 संशोधन करने का ये 3 तरीका याद रखिएगा, साधारण, विशेष और विशेष प्लस राज्यों से एक अधिक मत होना चाहिए। याद रखिएगा कहाँ के संविधान से, तो कितना, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 368 में, आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जो संविधान दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, या 11 नवंबर को, या 25 जनवरी को, या 14 अप्रैल को। तो याद रखिएगा हमारा जो संविधान है वो कब बन करके तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। वही इसीलिए जो 26 नवंबर को हर साल दोस्तों क्या चीज मनाया जाता है, क्या चीज, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ये क्या चीज बोला जाता है कि बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर लागू पूछे कि लागू कब हुआ, लागू पूछे तो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, याद रखिएगा। बाकी 26 जनवरी 26 जनवरी क्या चाहिए दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को हम लोग क्या चीज पढ़े, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जयंती है दोस्तों। संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, संविधान सभा का अभी हम लोग पढ़े पूरा संविधान सभा के बारे में, इसका गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। कब हुआ था दोस्तों संविधान सभा का गठन, तो जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। और ये जो संविधान सभा के बारे में हम लोग क्या पढ़े, इसका जो गठन हुआ दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन से याद करें हम लोग, कॉल से याद रखिएगा, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों सदस्य का नाम याद रखिएगा। इसमें कुल 389 सदस्य थे, तो 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, और जो 92 सदस्य थे वो कहाँ से थे, देसी रियासत से थे। जिसमें हम लोग कुछ समितियां भी देखे थे दोस्तों, प्रारूप समिति, झंडा समिति, ये सब याद रखिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को, झंडा समिति का किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति का गठन पूछता है दोस्तों कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति के में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे दोस्तों, याद रखेगा। और संविधान सभा में बनने टाइम दोस्तों जो इसमें कुल कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, कुल कितने महिलाएं थी, तो सीधा याद रखेगा कुल महिला कितनी थी, कुल महिला याद रखेगा संविधान सभा जब बन रही थी उस समय महिला सदस्यों की संख्या तो 15, कितना, 15 थी, ये याद रखिएगा क्योंकि ये कम, इसका जनसंख्या कम था इसलिए इसका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को दोस्तों, 9 जनवरी को हम लोग क्या चीज मनाते हैं, 9 जनवरी को क्या चीज, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब कहाँ आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत,
उसी दिन हम लोग क्या चीज प्रवासी दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या चीज प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या कितना को 9 जनवरी को। 12 जनवरी को हम लोग क्या चीज मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो कब 10 जनवरी को। लेकिन 12 जनवरी को युवा दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। अगला चलते हैं अनुच्छेद 14 संबंधित है। अनुच्छेद 14 नहीं, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 से लेकर के हम लोग कल 18 तक भी देखे थे दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 16 में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या चीज से संबंधित था। ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए क्या चीज होगा कि स्वतंत्रता के अधिकार से, समता के अधिकार से, या शोषण के अधिकार से, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। तो यह क्या चीज में आ जाता है, जो अनुच्छेद 16 क्या चीज से आ जाता है, समता के अधिकार के अंतर। समता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में आता है। उसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर के कितना तक 22 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितना से कितना तक दोस्तों 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कितना 25 से लेकर के 28 के बीच में जितने जो अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 याद रखिएगा, 23 और 24। और समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 20। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द्विसदनीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में है। द्विसदनीय विधायिका बोलने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों, यानी द्विसदन, जैसे में हम लोग क्या पढ़े संसद में कि संसद का 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार ये तो संघ में हो गया, तो राज्य में विधानमंडल होता है उसी तरीका से। और विधानमंडल है दोस्तों वो कैसे, वो 2 भाग में बटा हुआ है। उसका जो सदन है विधानमंडल का कितना सदन, तो 2 सदन। 2 सदन में कौन, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद की जो पूछ रहा है, जो इसमें कौन से ऐसे कितने राज्य है दोस्तों जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों दोस्तों, तो विधानसभा तो सभी राज्यों में है ही, लेकिन विधान परिषद जो है वो केवल कितने राज्यों में है, वो 6 राज्यों में। तो वही पूछ रहा है, तो वो कितने, दोनों ऐसा कितने राज्य हैं जो दोनों है, तो याद रखिएगा कितना, तो 6 राज्यों में ये दोनों द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें विधान परिषद 6 राज्य कौन कौन है दोस्तों, कल भी बताए थे। बिहार याद रखिएगा, यूपी याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना याद रखिएगा, तेलंगाना, बिहार, यूपी, तेलंगाना, और क्या चीज बोले थे, कर्नाटक याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक, और क्या चीज बोले थे, आंध्र प्रदेश, और क्या चीज, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया। बिहार याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितना है, 75। उसी प्रकार याद रखिएगा यूपी में विधानसभा के विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सीट है दोस्तों, कितना, 100 सीट। कितना, 100 सीट, 100 सीट है, याद रखिएगा कितना, तो 100 सीट है दोस्तों, 100 सीट है। उसी प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है बिहार में, तो कितना, विधान परिषद की 75। विधानसभा का याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 243 सीट। और याद रखिएगा लोकसभा का सीटों की संख्या बिहार में कितना है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या बिहार में कितना है। राज्यसभा पूछे तो कितना, 16, और लोकसभा पूछे तो 40। ये 4 डाटा याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। याद रखिएगा ये बिहार के 4 डाटा कम से कम। बाकी विधानसभा की चर्चा किस आर्टिकल में, विधानसभा की चर्चा किस आर्टिकल में, 170 में। विधानसभा की 170 और विधान परिषद की 169 में।
याद रखिएगा। और विधानमंडल बोले तो 168 में, जैसे संघ में संसद होता है उसी तरीका से राज्य में विधान मंडल होता है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ दोस्तों। वो एक बार संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। याद रखिएगा कितना बार हुआ संशोधन, एक बार। कब हुआ है, 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब, 1976 में। कब, 1976 में हुआ है दोस्तों। और क्या चीज जुटा था इसमें, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या चीज अभी हम लोग 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा शब्द, समाजवादी शब्द, दूसरा याद रखिएगा अखंडता, तीसरा याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द है दोस्तों, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। मात्र प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। अगला चलते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो जो भारत का संविधान है दोस्तों, भारत को कैसे वर्णित करता है, ऑप्शन पढ़िए, विधानमंडल के रूप में, या राज्यों के संघ के रूप में, या महासंघ के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 1 है दोस्तों, क्या चीज, आर्टिकल 1 में भारत को क्या चीज बोला गया, भारत कैसा है, तो भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा भारत कैसा है, भारत राज्यों का संघ है। उसी प्रकार जैसे आर्टिकल 1 में लिखा गया, आर्टिकल 2 याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखिएगा, कोई ठीक नहीं है पूछ दे तो। आर्टिकल 2 में क्या चीज याद रखना है दोस्तों, कि अगर हमारे जो भारत है दोस्तों, इसमें नए राज्यों का प्रवेश करना है या नए राज्यों का नाम में परिवर्तन करना है दोस्तों, तो वो भी कहाँ से, बाहरी क्षेत्र से। कहाँ से, बाहरी क्षेत्र से नए राज्य की स्थापना करना। तो क्या चीज हो जाएगा, वो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा, तो आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत। आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही दोस्तों सिक्किम 35वां संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा मिला था। याद रखिएगा सिक्किम जो नया राज्य बना था दोस्तों, कब, 1935 में, सॉरी दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन द्वारा कब बना था, 1975 में, सॉरी 1975 में। और 1936वां संविधान संशोधन द्वारा उसे राज्य का दर्जा दिया गया, और 35वां द्वारा उसे सह राज्य का दर्जा मिला था। याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 2 के तहत। उसी प्रकार याद रखिएगा आर्टिकल 3 में क्या याद रखना कि नए राज्यों की स्थापना तो हो सकता है, लेकिन कैसे, अपना जो सीमा के अंदर है दोस्तों, उसमें सीमा को बंटवारा करके, चाहे 2 राज्यों का बीच विभाजन करके कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। वो इसमें याद रखेगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या अंतर है, उसमें बाहरी क्षेत्र से हम अगर मिला रहे हैं कोई देश को, कोई जगह को, तो उसमें आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 में आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत। ये 2 आर्टिकल कम से कम याद रखेगा, 1, 2, 3 वाला। आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 भी हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का विचार किसने किया था। तो भारत में संविधान के लिए संविधान सभा का विचार किसने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने, या सी राजगोपालाचारी ने, या एम.एन. राव ने, या के.एम. मुंशी ने। तो याद रखिएगा जो एम.एन. रॉय थे दोस्तों, ये संविधान सभा का क्या चीज थे, सलाहकार के रूप में भी इन्हें चुना गया था, और इन्हीं के मन में आया था, ये विचार आया था दोस्तों कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। याद रखिएगा। और ये क्या चीज, संवैधानिक सलाहकार बोला जाता है इनको, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार किसे बोला जाता है, तो एम.एन. रॉय को। के.एम. मुंशी को क्या चीज बोला जाता है दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। जो संविधान सभा के सी राजगोपालाचारी के बारे में क्या आता है मन में दोस्तों, ये संविधान सभा के, संविधान सभा नहीं, सॉरी इसमें याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी के बारे में कि
भारत के पहले गवर्नर क्या चीज थे दोस्तों, गवर्नर जनरल थे। कैसे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन, सी राजगोपालाचारी थे। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब, 29 अगस्त 1947 को, ये याद रखना। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला क्या चीज है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां हैं दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। जो क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो हाई कोर्ट है वो जो अधीनस्थ न्यायालय उसके जो जितने नीचे वाले न्यायालय हैं उनको देख रेख कर सकता। तो कौन, किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, नहीं, आर्टिकल 226 में हम लोग क्या पढ़े थे, आर्टिकल 226 में हम लोग क्या चीज पढ़े थे दोस्तों, क्या चीज पढ़ रहे थे हम लोग आर्टिकल 226 में कि वयस्क मताधिकार, क्या चीज, वयस्क मताधिकार की चर्चा, वयस्क मताधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 226 में की गई है। आर्टिकल 227 में यह चर्चा की गई थी दोस्तों कि उच्च न्यायालय है जो अधीनस्थ न्यायालय जो अपने से जो नीचे न्यायालय है उनकी देख रेख कर सकती है, अधीनस्थ न्यायालय, याद रखिएगा। ये दो आर्टिकल कम से कम याद रखना है। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला क्या किया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन पढ़िए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा द्वारा, या जनता द्वारा, या लोकसभा द्वारा। तो किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा के सदस्य तो चुन ही रहे हैं तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा दोस्तों। जनता द्वारा नहीं, ये भी नहीं होगा। लोकसभा द्वारा नहीं, इस क्या चीज हो जाएगा, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा। बाकी हम लोग राज्यसभा के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है दोस्तों, जैसे में मान लीजिए अगर नई सरकार की गठन हो रही है उस समय तो लोकसभा, जब से मैं लोकसभा से ही नया सरकार का गठन होता है दोस्तों, तो लोकसभा में उस समय लोकसभा अध्यक्ष तो कोई होते नहीं है, तो वो कुछ समय के लिए क्या चीज जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं उसे ही क्या चीज बोला जाता है, प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। क्या चीज बोल रहा है, लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं, या लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा चुना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि किनके द्वारा चुने जाते हैं, तो किनके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा तो चुने जाते हैं, ये किनके द्वारा चुने जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन किनको चुना जाता है, तो लोकसभा में उस समय जितने सदस्य हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है दोस्तों उनको चुना जाता है। और किनके द्वारा चुना जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसी को बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल दोस्तों। क्या चीज, कैग जिसको बोलते हैं, क्या चीज, कैग। इसकी चर्चा दोस्तों कितना आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 148 में इसकी चर्चा की गई है। इसका कार्यकाल पूछ रहा है दोस्तों कितना साल का होता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 65 वर्ष, याद रखिएगा 6 साल या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, किसका, कैग का। बाकी इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये क्या चीज, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त नहीं कार्य करता है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसे कार्यकाल के पहले भी हटा सकता है, याद रखिएगा। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 148 में। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण और मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं दोस्तों। क्या चीज के, योजना आयोग के सदस्य है, या राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य है, या आंचलिक परिषद का सदस्य है, या क्षेत्रीय परिषद का। तो याद रखिएगा ये जो सभी गण है दोस्तों, मंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण और मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद, ये सभी क्या चीज के अंतर्गत आते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्या चीज है,
कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग क्या चीज पढ़े? 36 से लेकर के 51। तो 36 से लेकर के 51 के बीच में कौन आता? 53 तो आता नहीं है दोस्तों। और 53 में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं? क्या चीज पढ़े हैं? तो राष्ट्रपति है वो क्या चीज? संघ की कार्यपालिका का क्या चीज होगा? औपचारिक प्रधान होगा। क्या चीज? राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। ये आर्टिकल 53 में पढ़े हैं। आप आर्टिकल 56 में क्या चीज पढ़े हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल। याद रखिएगा कितना होता है? तो 5 वर्ष। आर्टिकल 55 में क्या चीज पढ़े हैं? निर्वाचन रीति। क्या चीज? निर्वाचन रीति दोस्तों कि निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन राष्ट्रपति का कैसे होता है? कल भी पढ़े थे। एकल संक्रमणीय रूप से, समानुपातिक रूप से गुप्त मतदान होता। और कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से किया प्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 44 दोस्तों, 44 में क्या चीज होता है? समान नागरिक संहिता। क्या चीज? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये क्या चीज के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो 4 वाला 44 समान नागरिक संहिता के बारे में मिलता है वर्णन दोस्तों। लोकसभा का भंग, लोकसभा का अगर विघटन दोस्तों अगर होता तो किस आर्टिकल के तहत? तो 85 के तहत। कितना? 85 के तहत लोकसभा भंग हो सकता। कैसे भंग कर सकता दोस्तों? क्या चीज पूछ रहा? भंग कौन कर सकता? हम उस टाइम ही बताए थे दोस्तों कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता? राष्ट्रपति कर सकता है, ना कि प्रधानमंत्री। अगर लेकिन राष्ट्रपति करता है तो किसकी अनुमति से? अनुमति से। याद रखिएगा, अनुमति से। अनुमति से दोस्तों। किसकी अनुमति से? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के अनुमति से। प्रधानमंत्री के अनुमति से ही लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 85 के 2 के तहत। याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा 93 में। मंत्रिपरिषद की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 74 में दोस्तों। याद रखिएगा आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग पॉलिटी का दोनों सेशन कर चुके हैं, पहला और दूसरा दोनों सेशन को कर चुके हैं। आशा करता है दोस्तों अगर ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हैं तो पॉलिटी का कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले मैराथन के साथ। आशा करता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।